सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज एम्पियर सर्किट लॉ, सोलेनॉइड, टॉरॉइड और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में। यानी जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें पढ़ना है एम्पियर सर्किट लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्किट लॉ? सबसे पहले जानते हैं। कहता है कि अगर मान लो एक जगह से किसी स्पेस से बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हैं, तो मैंने कहा था, क्या मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी करंट फ्लो होता है तो अपने आसपास एरिया में क्या डेवलप करता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर मान लो किसी एरिया से बहुत सारे करंट फ्लो हो रहे हो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ डायग्राम में, अगर आप देख सको तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे करंट बनाए हैं। I1 है, I2 है, I3 है ना, और सिमिलरली I4 भी है और I5 भी है। इतने सारे करंट है, तो सबका अपना अपना करंट अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। तो कहता है कि एम्पियर सर्किट लॉ ने क्या कहा था कि अगर हम बहुत एक जगह से बहुत सारे अगर करंट फ्लो हो रहे हो तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो किसके इक्वल होगा। तो उन्होंने कहा था कि पहले क्या करो कि सबसे पहले क्या करो कि आप कितने एरिया में चाहते हो, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। तो क्या कहा था कि सबसे पहले उसे एक एरिया से कवर कर लो। ठीक है, ये हमने कवर कर लिया। हम चाहते हैं इसके सरफेस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यानी इसके सरफेस पर, है ना, जो पॉइंट गिवन है, जो हमने सरफेस बनाया है येलो कलर से, इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसको उन्होंने कैसे निकाला था। तो निकाला था कि एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ना, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed path in free space or vacuum is equal to the mu naught times the net current or total current which flowing cross through the area bounded by the closed path। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो यहाँ पर एक बहुत सा करंट फ्लो है, I1, I2, I3 एंड I5 दिख रहा है यहाँ पर। तो कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल फील्ड क्या क्या मतलब होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डीएल को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, है ना, क्योंकि हम लाइन के रिस्पेक्ट में क्या कहते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बी डॉट डीएल ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल टू होता है और क्या, अराउंड एनी क्लोज पाथ, पाथ पूरा क्लोज होना चाहिए। जो मैंने लूप बनाया है पूरा, देखोगे सरफेस वो पूरा क्या है, पूरा क्लोज है, क्लोज होना चाहिए। और क्लोज को नोट करते थे ऐसे, है ना, इंटीग्रल बनाओ और उस पर ऐसे क्लोज लगा दो, लूप बना दो, बन जाएगा। इसका मतलब वो क्लोज पाथ की बात कर रहे हैं। ये इक्वल होगा म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट बाउंडेड बाय द दैट कर्व, यानी ये जो एरिया, ये जो कर्व हो गया, इसके अंदर कितने कितने करंट आ रहे हैं, बस उसको ही काउंट करना है। तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे उस करंट को जो इस लूप के अंदर आएगा। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सा करंट है जो कि इस लूप के अंदर आ रहा है, तो वो I1 है, I2 है एंड I3 है। I4 एंड I5 बाहर है, उसे काउंट नहीं करते हैं। तो बी डॉट हो जाएगा म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ I एंड सम ऑफ ऑल करंट विच इज इनक्लोज्ड बाय द पाथ। और यहाँ पर कौन कौन सा करंट है, देखो I1 है, I2 है, I3 है। उसमें देखोगे I1 और I3 जो कैसा है, डॉट है, मतलब आउट ऑफ द पेपर। मैंने बताया था क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर, ठीक है, यानी डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की ओर। तो आउटवर्ड का ले लिया पॉजिटिव और इनवर्ड को लेंगे हम नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, I1 आउटवर्ड है प्लस, I2 इनवर्ड है नेगेटिव, और I3 फिर से आउटवर्ड है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल करंट। इसको हम कैसे नोट करते हैं? तो नोट करते हैं बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनक्लोज्ड, है ना, I इनक्लोज्ड, I इन का मतलब होता है जितने करंट जो इस लूप के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसमें से बताऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कौन सा करंट होगा जो भी उस लूप के अंदर है, बस उसे ही काउंट करेंगे, बाहर वाले करंट को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, प्लस करंट होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने I1 माइनस I2 प्लस I3 लिखा था। ये हो गया हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से हम कौन सा फाइंड आउट कर सकते हैं फील्ड। तो देखो, जैसे मान लो अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। हम चाहते हैं कि इससे, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट आउट करना, इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे इसे, तो यूज करते हैं, है ना। तो देखो ये एक लूप बन गया पूरा, ये पूरा एक लूप है। ठीक, अब इस लूप से क्या हमारा फ्लो कर रहा है ना। तो देखो इसमें से एक करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ, कुछ इस टाइप से एक हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सेंटर से। ठीक है, I करंट हमने क्या किया, इसे एक लूप से बना दिया जिसका रेडियस कितना हो गया R। इस P पॉइंट हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। तो यूजिंग करेंगे हम कौन सा लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। देखो R, है ना, देखो ये कैसा शेप है इसका, सर्कल के शेप में। तो सारा डिस्टेंस R होगा, यानी ये R चेंज नहीं करेगा। अगर R चेंज नहीं करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं करेगा, यानी इस पाथ पर कहीं भी जाओगे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला का होता है बी डॉट, है ना, डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनक्लोज्ड।
बी आ गया बाहर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सब डिस्टेंस आर है। डीएल, तो डीएल इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, इसके इस लूप के अंदर कौन सा करंट आ गया है, वो सिर्फ आई है जो कि सेंटर वायर से क्रॉस कर रहा है, तो लिखोगे सिर्फ आई। ठीक, तो यहाँ से बी हो जाएगा। अच्छा डीएल, ये पूरा लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, पूरा लेंथ मतलब ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, इस पूरे को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस, और सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला था, यही था आपका इनफाइनाइट वायर का, जब आपने निकाला होगा इनफाइनाइट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड, उसका भी फॉर्मूला सेम आया था। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ बड़ा हेल्प करता है कहीं कहीं पर हमें इस टाइप के चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए था, ये था हमारा इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना। ठीक है, पास समझ आ गई, ये था हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। एक बार स्टेटमेंट को देखो, फिर से रखो, खुद से लिखो, और ये पूरा डायग्राम बनाकर खुद से एक बार समझना। नहीं समझ आता है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो, फिर से देखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, इस पर आता है एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ ना, जो भी मैंने बताया वो वही चीज यहाँ पर है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, है ना। तो हमने क्या बताया था, बी डॉट डी एल इक्वल टू, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ समेशन ऑफ आई करंट, बी डॉट डी एल, है ना, तो इसको लिखते हैं बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है और मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ होगा डीएल, उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों बनेगा 0। ठीक है, कैसे देखते हैं यहाँ पर, देखो जैसे यहाँ पर कि इधर हमारा होगा डी लेंथ, हमारा जो छोटा लेंथ होगा ना यहाँ पर डीएल, ठीक है, वो आएगा इस पाथ में डीएल, और मैग्नेटिक फील्ड भी देखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा हर पाथ पर, कितना होगा, कर्व करते हैं ना, वही तो हमारा हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कैसे निकाल देते हैं, ये करंट होगा तो ये क्या बताएगा, ये हमारा होगा, है ना, अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो ये बताएगा हमारा कि जो कर्ल हो गया ये हाथ, है ना, फिंगर, ये क्या बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर्ल कर रहा है, सर्कल के पाथ में, है ना, और जो डी लेंथ वो भी क्या है, वो भी इस सर्कुलर पाथ में ही है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में होगा यहाँ पर, बात समझ आ गई। तो इसलिए एंगल यहाँ तो हो जाता है 0 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं ओनली बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैंने बताया था सेम रहेगा क्योंकि सभी डिस्टेंस आर है ना, ताकि ये जो सर्कल है वो सेंटर से हमेशा आर डिस्टेंस पर होता है, एक सर्कमफ्रेंस है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस वो हमेशा सेंटर से आर डिस्टेंस पर होता है, इसलिए आर कांस्टेंट है, इसलिए बी कांस्टेंट होगा, इसलिए बी बाहर आ गया, बच गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होता है 2 पाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर को कर दोगे तो बी इंटू 2 पाई आर को जाएगा म्यू नॉट आई, और बी के लिए जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जो कि मैंने कहा था हमेशा रखना ये इनफाइनाइट वायर के लिए, तो इसका एक एप्लीकेशन है जो कि आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में एग्जाम में हो सकता है, प्रूफ आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है ना, जो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमेशा, एम्पियर सर्किट लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट वायर को प्रूफ करना। बात करते हैं सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है याद रखना, देखो सोलेनॉइड होता है कि मान लो एक मेरे पास सिलेंडर, उसमें देखो कौन सा डायग्राम, इस टाइप का डायग्राम, कि एक सेल सिलेंडर में बहुत सारा स्प्रिंग टाइप्स है, स्प्रिंग को ले लो और स्प्रिंग के एंड, एक एंड से करंट पास कर दूसरे एंड से, और दूसरे एंड से करंट वापस आएगा ना, एक एंड से करंट जा रहा है तो दूसरे एंड से करंट वापस आएगा, तो क्या करेगा, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से देखो कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, तो देखो यहाँ पर हमारा करंट जा रहा है, ठीक है, और देखो हाथ को कर देखना, करंट ऐसे जा रहा है अंदर, ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, करंट कैसे घूम रहा है, ऐसे, है ना, करंट ऐसे घूम रहा है, अपने हाथ को देखना है, ऐसे देखना, करंट को देखा थंब ऊपर जाता है, जैसे करंट से घूम रहा है, तो जिधर करंट घूम रहा है ऐसे बनाना, हाथ से कर्ल करो तो थंब जाता है, थंब जाएगा हमारा ऊपर, थंब ऊपर जाएगा मतलब वो क्या हमें रिप्रेजेंट करेगा ऊपर, तो मैंने कहा था ऊपर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर रिप्रेजेंट करेगा हमारा नॉर्थ पोल, और नीचे क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा साउथ पोल। ठीक है, तो हाथ कैसे कर्ल करना है और थंब बनाना, थंब जिधर जाएगा उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है उसे क्या बोलते हैं, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जिधर उसे क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नॉर्थ पोल बोलेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा उसका साउथ पोल। बात समझ आ गया। तो क्या होता है, ए सिलिंड्रिकल सोलेनॉइड ऑफ मेनी टाइटली बाउंडेड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद जनरली डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन इट्स लेंथ इज कॉल्ड सोलेनॉइड। यानी कि आपका जो आप सोलेनॉइड बनाओगे उसका जो वायर का थिकनेस होगा, हाँ, वायर का थिकनेस का जो थिकनेस होगा वो थिकनेस बहुत कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू उसका जो पूरा डायमीटर है सोलेनॉइड का ना, उससे उसके कंपेयर, डायमीटर के कंपेयर में आपका वायर का थिकनेस बहुत कम होना चाहिए, और इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं।
ठीक है, अब बात पूछता है कि ये हो गया हमारा सोलेनॉइड, ठीक है, इस पर करंट फ्लो कराओ। देखो करंट ऐसे कर्व करना, देखो थंब किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो करंट कैसा आ रहा है, करंट इधर से वापस आ रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है ना। तो जो मैंने डॉट बनाया है मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट वापस ऊपर आ रही है और ये करंट हमारा नीचे जा रहा है। मतलब इसका देखो कुछ कुछ इसका शेप जो बनेगा कुछ ऐसा होगा कि करंट ऐसे जाएगी वापस, है ना, करंट दिखेगा कुछ, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से करंट हमारा वापस जा रहा है। तो देखो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल, इधर बन जाएगा हमारा साउथ पोल, ठीक है, बात समझ आ गई। अब पूछा जाता है कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना कितना जनरेट होगा इस सोलेनॉइड के बाहर और इस सोलेनॉइड के अंदर। मतलब एक सिलेंडर है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा और सिलेंडर के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितनी वैल्यू होती है वो भी कैलकुलेट करना होता है। तो कह रहा है सबसे पहले आता है हमारे पास फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, है ना, सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, झारखंड बोर्ड में इतना आज तक नहीं पूछा गया है ना, तुम आप नहीं भी कर सकते। बताता हूँ क्या होता है कि नंबर एक कह रहा है एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, वो अगर एन है, एल क्या है इस सोलेनॉइड का पूरा लेंथ है ना, इस पूरे सोलेनॉइड का लेंथ कितना है वो अगर एल है, ठीक, एल इज का लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो एन क्या बन जाएगा, स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एन कैपिटल यानी टोटल लेंथ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो क्या बोलेंगे हम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन। तो इस प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड का हमें प्रूफ नहीं पढ़ना बता रहा हूँ, इसका जो पूरा मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट टू एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। आप ये वाला लास्ट वाला एक्सप्रेशन याद रखेंगे इसमें, ये किसके लिए, ये फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए। अभी अल्फा बीटा क्या है, तो देखो अल्फा बीटा का आपको नजर आ रहा होगा कि अल्फा बीटा यहाँ पर एंगल कौन कौन सा है, तो इसके किसी भी पॉइंट पी से, है ना, ये याद रखना पी का मिडिल पॉइंट नहीं है, किसी भी पॉइंट पी से अगर ये एक एंड बना रहा है एंगल अल्फा और दूसरा एंड पॉइंट बना रहा है एंगल बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा। और फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कहता है अगर हमारे पास जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तो अगर जब याद रखना कि जब अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो जाएगा उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाती है पाई बाई टू, और वहां पर अगर लास्ट वाले फॉर्मूले में अगर चीजों को पुट करो तो कितना होता है फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू अल्फा की वैल्यू 90 तो साइन 90, बीटा की वैल्यू भी 90 तो साइन 90, ठीक, पूरा सॉल्व करो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा दिस इंप्लाइज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू साइन 90 की वैल्यू 1 साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आएगा हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है, याद रखना किसके लिए है, ये इनसाइड पॉइंट के लिए, यानी अगर कोई मेरे पास अगर मान लो ऐसे इस टाइप से कोई अगर सोलेनॉइड है ना, इस टाइप से अगर सोलेनॉइड है तो इनसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अच्छा एक होता है इसका एंड पॉइंट, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, ये इसके एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जस्ट हाफ होता है, याद रखना कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका जस्ट हाफ कहाँ पर होता है, उसके एंड पॉइंट पे। तो एंड पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट एन आई बाई टू, ठीक है, ये एंड पॉइंट का भी आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्टली आपसे एंड पॉइंट का पूछा जाता है, ठीक। और एक चीज याद रखना, आउटसाइड के लिए बी आउटसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो आउटसाइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। पॉइंट क्या रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। आपके लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ये भी आया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड कितना होता है, जीरो, ठीक है। एंड पॉइंट पे कितना होता है, जो अंदर होता है उसका जस्ट हाफ होता है एंड पॉइंट पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, एंड पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई बाई टू, अंदर में म्यू नॉट एन आई और बाहर में जीरो, ठीक है, बात समझ आ गया यहाँ तक। तो ये था हमारा सोलेनॉइड। बात करते हैं हम टॉरॉइड के बारे में। टॉरॉइड क्या होता है, देखो कुछ इस टाइप से एक रिंग ले लो और रिंग के ऊपर क्या करो, सब इस टाइप से वायर आप रैप कर दो, लिखा होगा कैसे वायर रैप किया है, ठीक है। और उसमें आप करंट फ्लो कराओगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर जनरेट होता है वो बता देते हैं। इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कहाँ पर होगा, वो अंदर होता है ऐसे, है ना। ये क्या होता है, ये जो मैंने बनाया येलो कलर सा, ये क्या है, ये अंदर में इसका पूरा मैग्नेटिक फील्ड है ना। ऐसे बनाओगे कर्व कर रहा होगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, ऐसे करंट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लूप कहाँ जा रहा है अंदर, तो हर पॉइंट पे करोगे तो
देखो आपका फिंगर जो है थंब है वो ऐसे घूम रहा होगा थंब, ठीक है। अब ऐसे करना, फिर ऐसे घुमाना पूरा, तो थंब ऐसे घूमेगा। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है, तो देखो सेकंड वाले फिगर में दिखाता हूँ आपको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे ना। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती है अंदर, ठीक है। क्या ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, एक लूप के फॉर्म में होता है कुछ इस टाइप से, अंदर, सिर्फ अंदर होगा, कहीं नहीं, ठीक है। इसके लिए आपसे पूछा जाता है कि वही मैग्नेटिक फील्ड का बताओ फॉर्मूला कितना होगा। तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है तो वो होता है बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, है ना। यहाँ से भी सेम फॉर्मूला है, बी की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। स्मॉल एन आई क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू होती है एन अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पूरे सोलेनोइड का जो लेंथ है ना, ये जो हमारा टॉरॉइड बना है, इस टॉरॉइड का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो इस पूरे 2 पाई आर में कितना टर्न्स लगाया था, एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट मींस कैपिटल एन डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ कितना होगा इस रिंग का, 2 पाई आर, ठीक है। तो फॉर्मूला भी इसका देखोगे तो बनता सेम ही है, यानी इसके लिए अगर देखा जाए तो बी की वैल्यू होती है वो आपकी म्यू नॉट एन आई ही होती है, लेकिन यहाँ पे जो स्मॉल एन की वैल्यू वो याद रखना चेंज होती है थोड़ी सी, कैपिटल एन डिवाइड बाय 2 पाई आर, ठीक है। अब ये आर क्या है, तो आर देखो इसके सेंटर से यहाँ मिडिल पॉइंट तक का रेडियस है, इसको बोलते हैं आर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो बना है येलो कलर का, बस वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, यहाँ भी 0 होता है और बाहर भी 0 होता है, ठीक है। तो यह भी याद रखना है कि इस रिंग के बाहर और अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, है ना। जहां पर रिंग है बस उसी के अंदर, रिंग के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बाहर उधर सब कुछ 0 होता है, यह बात याद रखना, ठीक है। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम टॉरॉइड के बाद। बात है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हम, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, यानी एक मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, इसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। अभी तक बात समझ जाएगी, एम्पीयर्स सर्किटल लॉ, सोलेनोइड और टॉरॉइड, फिर से देखना समझना अच्छे से। बात करते कह रहा है कि अगर कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है कहीं से, किसी भी मीडियम से, मान लो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो उस समय अगर उस मैग्नेटिक फील्ड से अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस करता है तो उस पर फोर्स लगता है ना। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इसको हम लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम मैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो कह रहा है इफ ए पार्टिकल कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, अब देखना है किसके लिए, सबसे पहली बात करते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो कह रहा है कि इफ ए पार्टिकल कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज q एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v इंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड b, है ना। एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वेलोसिटी v है, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स विच इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F इक्वल टू q इंटू v क्रॉस b, है ना। फॉर्मूला रखना अच्छे से, Q इंटू वी क्रॉस बी होता है, पहले आएगा वेलोसिटी फिर क्रॉस प्रोडक्ट तब आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये ग्राफ फॉर्मूला बड़ा अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत, है ना। याद रखना V क्रॉस B आता है, पहले आएगा वेलोसिटी फिर क्रॉस तब आएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना होता है, फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब फोर्स कैसा है, देखो फोर्स तो एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन देखते हैं कैसे, तो यहाँ देखो डायरेक्शन, है ना। यहाँ सेकंड वाले जो हमें यहाँ पर जो हमें बनाया गया डायग्राम देखो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अंदर है, ठीक है। और ये कहाँ पर हमारा वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर, तो देखो कैसे करना है, ऐसे जाना है ना। देखो कैसे करना है, ऐसे करके जा रहा है हमारा चार्ज, ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो V इधर हो गया हमारा वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर, तो V से यानी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पे जाओ, है ना। कैसे जाना, ऐसे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैं और हमारा वेलोसिटी इधर है ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी से आना है, वेलोसिटी से आना है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो क्या करें, वेलोसिटी B, फोर्स कहाँ आ गया, ऊपर। यहाँ भी देखो करते हैं, इधर हमारा वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो ऐसे करोगे, कर्व करना, किधर आएगा, थंब आएगा ऊपर, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, हर पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी फोर्स लगेगा हमेशा इसके ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। यानी हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर, है ना, द फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो दोनों किसका होता है, वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है,
यानी यहाँ पर जो हमारा फोर्स कैसा आया था, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये जो हमारा फोर्स होगा वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, इसको हम कैसे लगाते हैं, इसको हम स्क्रू रूल से भी यूज करते हैं, है ना। स्क्रू रूल याद है, स्क्रू क्या होता है, स्क्रू को जब आप खोलते हो तो ऊपर आता है, तो घुमाना स्क्रू से, है ना। तो जब स्क्रू को आप ऐसे घुमाओगे, कैसे देखो स्क्रू को जब वी से आप आओगे बी की तरफ ऐसे घुमाओगे, तो ये किधर आएगा, तो घुमाने से क्या कैसे घूमता है, ये ऊपर आता है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर, है ना। इसे बोलते हैं, इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं वैसे। तो किधर आएगा, ऊपर आएगा, यानी फोर्स कहाँ लगेगा, हमेशा ऊपर। और अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए, तो उसमें फोर्स के लिए कितनी हो जाएगी, उसमें फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी QVB, है ना। ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स। ये कब होता है, मैक्सिमम फोर्स लगता है जब थीटा के लिए कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, मतलब उसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, दैट मींस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। उसमें क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू होती है Q इंटू V इंटू B। बात याद आ गई, अच्छे समझ आ गया, देखते हैं, है ना। तो बात करते हैं हम कैसे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो हाथ कैसे कर लो, ऐसे थंब कर लो, है ना। कहते हैं इसको फ्लेमिंग के एक राइट हैंड रूल भी होता है, उससे भी निकालते हैं। देखो ऐसे पकड़ लो, थंब होगा हमारा, तो क्या जो फर्स्ट फिंगर है ना, इसे बोलते हैं फर्स्ट फिंगर। ठीक है, फर्स्ट फिंगर अगर रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, है ना, इधर याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के लिए बता रहे हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा फोर्स। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। मिडिल फिंगर को कर लो ऐसे, है ना, मिडिल फिंगर क्या बन जाएगा, ऐसे मिडिल फिंगर बन जाएगा हमारा, शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर हो गया वो हो गया डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मिडिल फिंगर बन गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो थंब क्या बताएगा, हमेशा फोर्स को, है ना। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है, एक बार आप हाथ को भी ऐसे करके देखना, है ना। देखना जो फर्स्ट फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन, ठीक है, और डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज अगर है कहीं घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन को उल्टा कर लेना। ये बाद में बताएंगे, अभी जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, तो फर्स्ट फिंगर शो करेगा अगर डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो मिडिल फिंगर अगर, तो उसमें मिडिल फिंगर शो करेगा अगर आपके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, देन उसमें थंब किस रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, ऐसे करके। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स को, ऐसे। समझ गया अच्छे से, आते आगे। अब कह रहा है कि बताओ, मैंने कहा था कि फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री, यानी व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसमें फोर्स क्या लगता है, उसमें फोर्स लगता है मैक्सिमम, उसकी वैल्यू कितनी है, Q इंटू V इंटू B, है ना। और इसमें इसका जो पाथ होता है वो कैसा पाथ होता है, उसमें इसका पाथ हो जाता है सर्कुलर, याद रखना, है ना। जब एंगल थीटा होगा उसमें इसका पाथ कैसा होगा, पाथ होता है उसका सर्कुलर पाथ में, वो चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को हमें मैग्नेटिक फील्ड में जैसे फेंका तो क्या किया, वो उसे घूमना शुरू करती है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब कोई पाथ अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, याद रखना। इसकी वेलोसिटी नहीं, इसकी स्पीड होती है कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं करता है, स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, नहीं, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो देखोगे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है हर पॉइंट पर। देखो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन अलग है, पहले नीचे पॉइंट पे देखो ये इधर जा रहा है राइट में, ऊपर जाओगे तो ऊपर में देखो चार्ज ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा और ऊपर आओगे तो देखोगे ये चार्ज पार्ट हमारा नेगेटिव साइड जा रहा है, और देखोगे एक पॉइंट पर तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा नीचे जा रहा है। मतलब इसके हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर जगह v है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म a charge particle is moving in a uniform magnetic field such that force acting on it is maximum, then speed is constant, yes speed is constant, velocity is constant, no velocity is not constant। अगर ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। अब कह रहा है कि अगर इस टाइप के सर्कुलर पाथ में अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो हमें पता होगा कि उस पर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²r। तो हम यहाँ से इक्वेट करेंगे qv इक्वल टू mv²/r। ठीक है, यहाँ से एक v से एक v जाएगा और यहाँ से आएगा, रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी
एम बी बाई क्यू बी। इसमें भी फॉर्मूला आता है कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो बताओ इस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना होगा, कितना आ जाएगा, एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, बात समझ आ गई, कितना हो जाएगा, एम बी बाई क्यू बी। ठीक, और ये जो फोर्स मैक्सिमम है यही कौन सा फोर्स है, यही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स भी है ना, और यही हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी है। एमवी को हम लिखते हैं पी, यानी एमवी होता है हमारा मोमेंट, इसको पी से भी लिख सकते हैं, और पी और काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन होता है ना। काइनेटिक एनर्जी का ईके का फॉर्मूला होता है, याद रखना, इसकी वैल्यू होती है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक है, तो यहाँ से पी को लिख सकते हो, पी इक्वल टू लिख सकते हो रूट ओवर 2m ई के, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पी की जगह रूट ओवर 2m ई के बाई क्यू बी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला तक याद रखना है, लास्ट वाले दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत करो अभी, ये आपके पॉइंट में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक, पूछा जाता है आपको बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, बताता हूँ, टी इक्वल टू होता है 2 पाई आर इंटू वी। ठीक है, तो यहां से पुट करते हैं 2 पाई बाई वी, आर का फॉर्मूला कितना आया था, आर का भी हमारा फॉर्मूला आया था एम वी बाई क्यू बी। तो यहां से वी जाएगा, क्या बच जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, कह रहा है टाइम पीरियड का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे नहीं, क्या ये रेडियस पे डिपेंड करता है, नहीं। तो ये जो टाइम पीरियड है किससे इंडिपेंडेंट होता है, यानी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब भी इंडिपेंडेंट का मतलब किस पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो क्या होता है, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, है ना। तो याद रखना ये रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है कभी भी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रखना 2 पाई एम बाई क्यू वी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से पुट कर सकते हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, है ना, एम हो गया वी स्क्वायर। अब अगर आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना चाहो तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। ठीक है, एम से एम कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा क्यू बी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ये होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी। अगर पार्टिकल अगर घूम रहा है तो उसके पास, वो घूम रहा है मतलब उसके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू वी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। ठीक है, तो लास्ट में एक फॉर्मूला आपको कौन सा याद रखना है, लास्ट में फॉर्मूला एक आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, इतना कुछ आपको याद रखना है, एक्सप्रेशन अच्छे से याद रखना, आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वैसा अटेम्प्ट करना है। बात समझ आ गई यहीं पर। ठीक है, बात करते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए मूविंग चार्ज। मतलब अगर कह रहा है कि मूविंग चार्ज है, कहीं से फ्लो कर रहा है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसमें इस पूरे फोर्स को हम फिर से लॉरेंज फोर्स ही बोलते हैं ना। तो कभी एग्जाम में आता है अगर आपको ये एक्सप्रेशन दिख जाए तो आप लॉरेंज फोर्स इसे ही बोलेंगे, है ना। लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन ये भी है, दोनों सही है, ये भी एक्सप्रेशन सही है, वो भी एक्सप्रेशन सही है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ऑप्शन ये सही होगा, याद रखना। ठीक है, ये भी सही है ना। दो मैं दो फॉर्मूला बताया था, एक बताया था एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना, ये भी लॉरेंज फोर्स है और ये सेकंड वाला भी लॉरेंज फोर्स है। ठीक है, लेकिन कभी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो आप इसे सही मानोगे, इसे आप कहोगे सही में ये लॉरेंज फोर्स है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर टोटल फोर्स है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, दोनों फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। एफ ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, जहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू इंटू वी क्रॉस वी। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, लॉरेंज फोर्स को एफ एल इक्वल टू सकते हैं, दोनों में से क्यू कॉमन लेना, तो बन जाता है ई वेक्टर ई प्लस वी क्रॉस बी। ठीक है, इसे याद रखना है आपको ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला भी आपसे बार बार पूछा जाता है और हर बार लोग इसको फॉर्मूला में गलत कर जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो मैं बताया आपको, इसमें सारे मैक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। एमपी सर्कुलर लॉ वो आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। एमपी सर्कुलर लॉ के हेल्प से आपसे जो पूछा जाएगा वहां पर उसका इनफाइनाइट वायरे का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने, वो भी आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन में आता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स में आते हैं। बाकी जो मैंने बताया अभी आपको, है ना, फोर्स ऑन मैग्नेटिक, फोर्स ऑन ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वो सारे आपके एमसीक्यू में आते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आते हैं। हो सकता है उस पर आपको निकल आ जाए, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो थियोरेटिकल भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का इससे कंप्लीट हो गया, है ना। अब हमारे पास बचता है मैग्नेटिक फोर्स का एक लेक्चर और होगा, फिर हमारा ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,